बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 11 मार्च 2023 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि किस तरह से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को एक ही दिन के अंदर 6 सरप्राइजेस मिले। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ मजीद सरप्राइजेस बताऊंगा जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को मिले हैं। और अब ये जो सिलसिला चल निकला है ये रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से ईरान और सऊदी अरेबिया ने हाथ मिलाए और चाइना ने इन दोनों प्रोमिनेंट मुस्लिम कंट्रीज के हाथ मिलवाकर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ कितना बड़ा हाथ किया है, इसका अंदाज़ा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को बहुत अच्छी तरह से है। ये ब्लॉक देखें कितना मजबूत है, जिसके अंदर चाइना भी है, रशिया भी है, ईरान भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, अब सऊदी अरेबिया भी है। ईरान और सऊदी अरेबिया को देखकर बहुत सारे प्रोमिनेंट मुस्लिम कंट्रीज इस ब्लॉक के अंदर हमें नज़र आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल पाकिस्तान मुझे इस ब्लॉक के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। इवन कि इंडिया भी इस ब्लॉक के अंदर मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन रियलिटी ये है कि सफारती तौर पर इंडिया की पोजीशन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत है इस वक्त। और उसकी वजह आपको मालूम है कि मुल्क के अंदर जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से किसी भी ब्लॉक में फ़िलहाल जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़िलहाल आप ये दुआ करें कि जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है मुल्क के अंदर उसका ख़ात्मा हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। इस वक्त के अंदर हमें एक लीडर और एक ट्रू लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने मुल्क के अंदर। खैर, बात कर लेते हैं मैदान जंग की। आपको याद है कि जुमा के रोज़ रशिया ने यूक्रेन के 10 रीजन्स के ऊपर 81 मिसाइल स्ट्राइक्स की थी, जिनमें से सिर्फ 34 को पकड़ने में कामयाब हुआ था। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम, इतनी पुअर परफॉर्मेंस, ये सवाल किए गए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कि भाईजान जितना ज़्यादा हम आपको मदद इमदाद प्रोवाइड करते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस ढीली होती जा रही है। 81 में से सिर्फ 34 मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ पाया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ढूंढी और टटोलने की कोशिश की यूक्रेन ने, और फिर ये बताया कि हमने वजह पकड़ ली है कि क्यों हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है, हमने अपने डिफेंस मिनिस्ट्री से अपने जो क्रू है एयर डिफेंस सिस्टम का उससे पूछा कि इतने सारे मिसाइल्स आ रहे थे तो तुम कहाँ सो रहे थे? तो उन्होंने कहा कि हमें नज़र ही नहीं आए। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि वजह ये थी कि जो 81 मिसाइल्स रशिया ने दागे यूक्रेन के 10 रीजन्स के ऊपर, उनमें से 6 जो मिसाइल्स थे वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो रफ्तार है वो आवाज़ की रफ्तार से कई गुने ज़्यादा तेज़ होते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और इन्हें एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकता। तो ये रीज़न, बहरहाल ये रीज़न थी या बहाना था यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, ये रीज़न सामने आई कि 6 जो थे वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, असलहे गोले बारूद के तोहफे तहाइफ का भी, और कुछ फ़ौजी भी यूक्रेन के मरे, ना सिर्फ बखमुत में बल्कि इन स्ट्राइक्स के नतीजे में भी, जिनमें से एक फ़ौजी की आखिरी रसूमात थी कीव के अंदर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर। ये आखिरी रसूमात इस फौजी की अदा की गई, जहां पर ना सिर्फ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शरीक हुए बल्कि एक गेस्ट भी मौजूद थी, और बहुत प्रोमिनेंट गेस्ट। फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर सना मैरन पहुंची यहाँ पर यूक्रेन के दारुल हुकूमत में। उन्होंने इस फौजी की आखिरी रसूमात में शिरकत भी की, जिसके बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से सना मैरन ने मुलाकात भी की और वही बातें की कि हम आपकी मदद इमदाद जारी रखेंगे, आपने थकना नहीं है, आपने हारना नहीं है, आपने डट कर मुकाबला करना है, और हम आपको सपोर्ट जो है वो फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, हम आपको मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने देख ली रशिया की हालत, अब वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक इस्तेमाल करने पर उतर आया है। तो हमें इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमले हो रहे हैं और जिस हिसाब से हमारे ओपोनेंट के पास असलहा गोला बारूद है, तो उस हिसाब से हमें एटलीस्ट डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो सना मैरन ने कहा कि बिल्कुल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ जो आपकी डिमांड है वो आपको मिलेगी। ना सिर्फ सना मैरन बल्कि इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के सदर, ने भी इसी तरह की बातें की। कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गए थे फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन। जब ऋषि सुनक पहुंचे फ्रांस, वहां पर इमैनुअल मैक्रोन से ऋषि सुनक ने मुलाकात की और उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यहाँ पर ब्रेग्जिट समेत जो आपसी मामलात हैं, जो आपसी इख्तलाफात हैं, वो भी इन्होंने डिस्कस की। और इसके साथ साथ यूक्रेन की मदद इमदाद के हवाले से भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करते हुए फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन कुछ ओवर हो गए। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा
कि हमें रशिया को जीतने नहीं देना, हमें रशिया को हराना है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम यूनाइटेड हैं, पहले से ज़्यादा यूनाइटेड हैं, हम मुत्तहिद होकर यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखेंगे तब तक जब तक कि यूक्रेन रशिया को शिकस्त नहीं दे देता। अच्छा, यूनाइटेड भी हैं, मदद इमदाद भी जारी रखेंगे। ऐसी यूनिटी, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि ऐसी यूनिटी पहले हमारे अंदर नहीं थी। ज़रा इधर से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलें और बाहर के मनाजिर देखें। मैं आपको बाहर के मनाजिर दिखाता हूँ। ऐन उस वक्त के जब ऋषि सुनक फ्रांस के अंदर मौजूद थे और ये दौरा भी हो रहा था, ये बातें भी हो रही थी, ये खोखले जो नारे और यूनिटी के नारे लगाए जा रहे थे, तो उस वक्त ये सैकड़ों या हज़ारों नहीं बल्कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ प्रोटेस्टर्स फ्रांस की सड़कों पर मौजूद थे और नारेबाजी कर रहे थे, ना सिर्फ फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ बल्कि यूरोपियन यूनियन और नेटो के खिलाफ भी। यहाँ पर किस तरह से यूरोपियन यूनियन और नेटो के फ्लैग्स इन्होंने फाड़ कर फेंके, ये मनाजिर देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ces organisations d'oppression, d'esclavage et de guerre. ये मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं फ्रांस के, जहां पर अंदर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो है वो यूनिटी और इत्तेहाद जैसे खोखले नारे लगा रहे थे और बाहर उसी वक्त बाहर जो है वो फ्रांस के अवाम यूनिटी वाले इन फ्लैग्स को टुकड़ों में तकसीम कर रहे थे। और इन मुजाहिरों की वजह क्या है जो कि फ्रांस के अंदर इस वक्त भी चल रहे हैं? इनकी वजह यह है कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, पेंशनर से रिलेटेड रिफॉर्म्स थे, जिसकी वजह से ये मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। ये रिफॉर्म्स मैं आपको सादा लैंग्वेज में बता दूं कि रिफॉर्म्स क्या लेकर आए हैं इमैनुअल मैक्रोन। ये अपनी डोलती हुई मईशत को बचाने के बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनकी जानिब से, लेकिन कोई भी तीर निशाने पर नहीं लग रहा कि डोलती हुई मईशत कोई भी रिफॉर्म लाकर किस तरह से संभल सकती है। यही कोशिश की उर्सुला वॉन डर लियन जो कि मौजूद थी वाइट हाउस, यूरोपियन यूनियन की चीफ। इन्होंने जो बाइडन हैं अमेरिका के सदर, उनसे मुलाकात की और मुद्दा वही था जो मैं आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूँ। सादा सी मिसाल देकर मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका ने एक इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट मुतारिफ करवाया था जिससे यूरोपियन यूनियन को बहुत बड़ा धचका लगा। अब ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल देकर बताऊं कि यूरोप के अंदर एक रोटियों का तंदूर है, अब वो अपना बिजनेस भी कर रहा है, वहाँ से कमा भी रहा है, अपने लेबर को वो तनख्वाहें भी दे रहा है। फिर यूरोप की रूस के साथ नाराज़गी हो जाती है यूक्रेन की वजह से, एनर्जी, गैस, तेल सब कुछ हो जाता है बंद, और जहाँ से मिलता है अमेरिका से भी मिलता है तो 6-7 गुना ज़्यादा महंगा मिलता है। तो वो जो रोटियों वाला तंदूर है उसका क्या होगा? उसको महंगी कॉस्ट पड़ेगी एनर्जी की, और फिर वो अपने लेबर को कैसे पैसे देगा, उसकी बचत कितनी होगी? तो वो क्या करेगा? वो इंतज़ार करेगा कोई अच्छा ऑप्शन उसे मिल जाए। तो अच्छा ऑप्शन दे देते हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन। वो कहते हैं कि बड़े मसाइल हैं भाई तुम्हें यूरोप में, तुम्हारी तो एनर्जी की कॉस्ट भी नहीं पूरी हो रही, तुम्हारी बचत क्या हो रही होगी, तुम लेबर को क्या दे रहे होगे, इधर आ जाओ। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन्हें अमेरिका के सदर जो बाइडन ने एक बहुत अच्छा पैकेज दिया इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के नाम पर, और उन्हें इस जानिब राग़िब किया। अब यूरोप के अंदर, जर्मनी और फ्रांस के अंदर स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, गाड़ियों की जो कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं जो कि इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, एनर्जी पर चलती हैं, तो वो अब शिफ्ट करना स्टार्ट हो गई अमेरिका की जानिब। तो इस कोशिश को लेकर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की तरह, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स की तरह अब यूरोपियन यूनियन की चीफ वहां पर पहुंची और उन्हें वही वाला जवाब मिला अमेरिका के सदर जो बाइडन से, जो कि मैक्रोन को और ओलाफ शोल्स को मिला था। यहां पर उर्सुला वॉन डर लियन ने बहरहाल ये कहा कि कोई बात नहीं, आपका भी चाइना के साथ कंपटीशन है, आपने उसको भी देखना है, आपने अपने बिजनेस को भी देखना है, और यूरोप ने अब ये देखना है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी डोलती हुई मईशत को सहारा दे सकें। ये बात तो उन्होंने नहीं की, उन्होंने कहा ताकि हम रशिया पर जो डिपेंडेंसी है वो कैसे ख़त्म कर सकें। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर अमेरिका
अमेरिका के सदर जो बाइडन ने चाइना का जिक्र किया और ये कहा कि हम चाइना अगर रशिया को हथियार प्रोवाइड करेगा तो हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन की चीफ है उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिस रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रही थी यूरोपियन यूनियन की चीफ, जरा समझने वाली बात है, गौर से सुनिएगा। ये आपको जो नजर आ रहा है ये है फॉसल फ्यूल, जो हमें एनर्जी के जराए हैं जो कुदरती वसाइल से मिलते हैं, जैसे तेल है, कोयला है, गैस है। उससे हटकर ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज, जो कि विंड एनर्जी है, फिर सोलर एनर्जी है। इस पर शिफ्ट करना चाह रहा है यूरोप। अब इस पर शिफ्ट अगर यूरोप करेगा तो इस एनर्जी पर शिफ्ट करने के लिए ये कोई कुदरती चीज़ तो नहीं है, ये तो आपको बनानी पड़ती है। फिर इसको इतना बड़ा यूरोप है, उसके लिए ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये काफ़ी नहीं होती। फिर आपके सोलर पर, सन पर डिपेंड करता है, आपकी मौसमियात पर डिपेंड करता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद आप रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करते हैं। और मुकम्मल तौर पर खैर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, आपको फिर भी फॉसल फ्यूल एनर्जी की ज़रूरत रहती है, कुदरती वसाइल की ज़रूरत रहती है। बहरहाल यूरोप कह रहा है कि हम कमिटेड हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे और हम रशिया पर अपनी डिपेंडेंसी जो है वो हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके लिए आपको कुछ चीज़ें तो चाहिए, और वो जो मिनरल्स हैं वो किसके पास हैं? वो चाइना के पास हैं। इसलिए आप चाइना के खिलाफ तो बात नहीं कर सकते, चाहे आप ओवल ऑफिस के अंदर ही क्यों ना मौजूद हों। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन की चीफ ने चाइना के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की कि अगर तुम रशिया को असलहा दोगे तो हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिलहाल वो अपनी डोलती हुई मईशत को सहारा देने के चक्कर में हैं। यहाँ से एनर्जी इन्होंने खुद लेना बंद कर दी, वहाँ से अमेरिका इन्हें 7-8 गुना महंगी दे रहा है। अगर ये चाइना से भी ताल्लुकात कट कर देंगे तो फिर रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करने के लिए जो मिनरल्स इन्हें दरकार हैं वो इन्हें कहाँ से मिलेंगे? अमेरिका से मिलेंगे तो वो 10 गुना महंगे अमेरिका दे देगा। लेकिन यूरोप की फिर भी जो नीड है वो अमेरिका सिंगल हैंडेडली पूरी नहीं कर सकता। इसलिए आपको ग्लोबल वर्ल्ड है, आपको बना कर रखनी पड़ती है तमाम ममालिक से। और अगर आपकी रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज से नहीं बनी हुई होगी तो वो ब्लॉक क्या ब्लॉक है जिसमें ये जायंट्स मौजूद ना हों। और इस बात का अंदाज़ा यूरोप को बहुत अच्छी तरीके से है कि अगर ये दरवाज़ा भी बंद कर दिया तो फिर यूरोप जो है वो एक थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी की जानिब चला जाएगा, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे आसार नज़र आ रहे हैं कि यूरोप एक थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बनता हुआ दिखाई दे रहा है सिर्फ रूस और यूक्रेन की जंग के चक्कर में। क्या रुख लेगी ये जंग? क्योंकि अब हालात इस तरह के बनते जा रहे हैं कि अब इस जंग को अगर यूरोप अपना फ़ायदा देखे, अमेरिका अपना फ़ायदा देखे तो वो बहुत जल्द इस जंग को बातचीत की टेबल पर लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक पोरस का हाथी है। वो इस जगह पर, इस बंद गली में इन तमाम बड़े बड़े ममालिक को ले आया है कि यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि घुटनों पर बैठकर ऑन योर नीज और फिर रशिया और चाइना की ताकत को तस्लीम करें और तमाम ताल्लुकात सैंक्शंस हटाकर तमाम ताल्लुकात बहाल करें, चाइना के पीस फॉर्मूले पर अमल करें इससे पहले कि और देर हो जाए। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।